नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं हूं आपके साथ तनुश्री उपेती। स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट वर्कशॉप, छात्रों को मिला करियर गाइडेंस। हमास के हमले पर बेंजामिन नेतन्याहू का सख्त संदेश, खत्म कर दो। ईरान में बगावत के बीच 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर चौंकाया। शिमला बाईपास पर बस और लोडर की टक्कर में 2 लोगों की मौत, कई घायल। प्रसिद्ध कहानीकार सुभाष पंत के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने अपने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में बीटेक, एमसीए और एमबीए के छात्रों के लिए एक विशेष प्लेसमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप का उद्देश्य छात्रों को ट्रेनिंग प्लान, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना और उनके डाउट्स को क्लियर करना था। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चांसलर श्री जितेंद्र जोशी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर धर्म बुद्धि, सीआरसी एडवाइजर सौरभ बड़ोनी, सीआरसी डायरेक्टर अरुण गोदियाल, यूआईटी डायरेक्टर डॉक्टर सुमित चौधरी, यूएससीएस की प्रोफेसर सोनल शर्मा और यूआईएम के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप सूरी जैसे गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। वर्कशॉप में छात्रों को प्लेसमेंट प्रक्रिया, इंडस्ट्री की मांग और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित उपयोगी टिप्स और दिशा निर्देश दिए गए। चांसलर श्री जितेंद्र जोशी ने छात्रों को अपने अनुभव साझा करते हुए प्रेरित किया और कहा कि चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के हर छात्र को एक उज्जवल भविष्य मिले और वह अपनी पसंद की जगह प्लेस हो। हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जिसमें कई रॉकेट दागे गए और भारी तबाही हुई। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री से आपात बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाए और हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। नेतन्याहू का रुख बेहद सख्त नजर आया और उन्होंने सेना को पूरी तैयारी के साथ जवाब देने का निर्देश दिया। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव और भी बढ़ गया है। ईरान में हाल ही में हालात काफी बिगड़ गए हैं। देश के अंदर बगावत जैसी स्थिति बन गई है। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जहां करीब 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इन लड़ाकों का मानना था कि अब सरकार के साथ रहना सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने ईरान और अमेरिका के बीच पहले से बड़े तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की नजरें अब ईरान की अगली कार्रवाई पर टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन से आयातित वस्तुओं पर 34% तक के नए टैरिफ लगाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैरिफ्स के कारण चीन की आर्थिक वृद्धि दर में 1 से 2.5% तक की गिरावट आ सकती है। सिटी ग्रुप के अनुसार इन टैरिफ से चीन की जीडीपी वृद्धि दर 2.4% अंक तक कम हो सकती है। इन आर्थिक दबावों के बावजूद चीन के पास मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से इन प्रभावों को कम करने के लिए उपाय उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए की वृद्धि की गई। सरकार का कहना है कि यह कदम तेल कंपनियों को सब्सिडी वाली गैस के कारण हुए 43,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है। हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी का खुदरा कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर एक अर्जी की मांग की गई। इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए जल्द सुनवाई की अपील की है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि कानून से जुड़े मामलों में धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर वक्फ एक्ट के खिलाफ कोई फैसला लिया गया तो इसका फायदा जमीन पर कब्जा करने वालों को मिल सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि मामला गंभीर है और जल्द ही इस पर आगे की सुनवाई होगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की रणनीति स्पष्ट की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व का समर्थन किया, लेकिन यह भी संकेत दिया कि पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हुए चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के इस रुख से राजद को संकेत मिलता है कि सीटों के बंटवारे में कांग्रेस अपनी भूमिका को कम नहीं आंकने देगी। यह स्थिति लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गठबंधन की रणनीति और सीटों के बंटवारों पर प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 अप्रैल 2025 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों से मुलाकात की जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द कर दी गई थी। उन्होंने इन प्रभावित कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी नौकरियां बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से नहीं जाने दूंगी। अगर इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया।
यह मानते हुए कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थी। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, लेकिन वह इसे मानने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाए कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए यह एक साजिश है और कहा कि वह योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। उत्तराखंड देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर एक बस और लोडर वाहन के बीच टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और मामले की जाँच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना का कारण तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना हो सकता है। अधिकारियों ने जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड के चर्चित कहानीकार और साहित्यकार सुभाष पंत का देहरादून स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। सुभाष पंत अपनी कहानियों में पहाड़ी जीवन, समाज और मानवीय संवेदनाओं बेहद सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना रतिनाथ का पलंग आज भी पाठकों के बीच बेहद सराही जाती है। उनके निधन से पूरे साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। साहित्यकारों, पाठकों और उनके प्रशंसकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। साहित्य जगत ने एक संवेदनशील और मौलिक आवाज को आज खो दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।